Tibet, also called as the roof of the world, is the highest plateau on the planet. It is also called as Water Tower of Asia because it is the source of many rivers including Indus, Brahmaputra. Not only this, it is also called as a third pole because it holds the third largest source of water ice after Antarctic and Arctic, and therefore it influences the climate of the entire world. In fact, तिब्बतन प्लेट्यू नहीं होता तो शायद इंडिया का मॉनसून भी नहीं होता. Yes, my dear friends, Tibetan Plateau plays a major role in regulating the monsoon over Asia. Everything looks so amazing, isn't it? But this is just one part of the coin. यहीं अगर हम दूसरी तरफ, दूसरे पहलू के तिब्बत को देखें तो बहुत ही पेनफुल है, जहाँ तिब्बतन्स के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है. उन्हें अपने रिलीजन को फॉलो करने की आज़ादी नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर सकते, उनके कोई पासपोर्ट्स नहीं बनते जिसकी वजह से ट्रैवल इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, प्रेस के नाम पे वहाँ कोई फ्रीडम नहीं है, 24 आवर सर्वेलेंस किया जाता है लोगों का, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है. और इन सारे कारणों की एक ही वजह है, चाइना. यस, चाइना's oppressive and expansionist policies. Tibet today is one of the most repressed and closed societies in the world. In Tibet, under Chinese rule, flying the Tibetan flag is a criminal offence. Peaceful protesters are shot and killed. Torture is widely used. Tibet's previously pristine environment is under threat, and Tibetans believe their culture, religion and language is being systematically wiped out. Recently, तिब्बत न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएस में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है टू रिकॉग्नाइज तिब्बत एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. उसके अलावा यूएस ने वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं चाइनीज़ ऑफिशियल्स के ऊपर क्योंकि चाइना बहुत सारे डिप्लोमेट्स, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को तिब्बत में एंट्री नहीं देता. उसके अलावा इंडिया में अभी रिसेंटली प्रसार भारती ने तिब्बतन वर्ल्ड सर्विस ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट किया है, जहां पे तिब्बत के ऑथेंटिक न्यूज़ को सुना जा सकता है. और बाकी लद्दाख की सिचुएशन से तो आप सभी वाकिफ हैं. लद्दाख में जो चाइना और इंडिया के टेंशन चल रहे हैं वो शायद आज होते ही नहीं अगर चाइना का तिब्बत पे कब्जा नहीं होता. तो इसलिए भी तिब्बत के बारे में जानना और ज़रूरी हो जाता है. तो तिब्बत को समझने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा. तो 7th सेंचुरी में चलते हैं. उस टाइम के राजाओं ने तिब्बत को इतना एक्सपैंड कर दिया था कि चाइना, इंडिया और नेपाल तक के पार्ट्स तिब्बत के अंडर में थे. पर समय बदलते देर नहीं लगती और 13th सेंचुरी में मंगोल का इन्वेजन हो जाता है. मंगोल का इन्वेजन होते ही चाइना और तिब्बत दोनों मंगोल के अंडर आ जाते हैं. बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि मंगोल के अंडर होने के बाद भी तिब्बत रिटेन्ड इट्स ऑटोनॉमी थ्रू आउट द मंगोलियन एम्पायर. लेटर ऑन 17th सेंचुरी में चाइना पे चिंग डायनेस्टी का राज था. अब इस चिंग डायनेस्टी ने तिब्बत पे बहुत सारे इन्वेजन्स किए, कई सारी मोनास्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया, और उस टाइम पे जो दलाई लामा वहाँ पे थे उनको इंडिया आना पड़ा. 1912 में जैसे ही चिंग डायनेस्टी का रूल चाइना पे खत्म होता है, दलाई लामा वापस अपने देश चले जाते हैं और तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया जाता है. He said that Tibet is a small, religious and an independent nation. तिब्बत का खुद का नेशनल फ्लैग है, वहाँ की करेंसी, स्टैम्प्स, पासपोर्ट्स, आर्मी सब इंडिपेंडेंट थे. In fact, it maintained the diplomatic relations with many of the countries, including Russia, नेपाल, ब्रिटिश. तिब्बत की अपनी फॉरेन पॉलिसी भी रही है और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में देखने को मिलता है, जब बहुत सारी कंट्रीज ने तिब्बत के ऊपर ये दबाव बनाया कि मिलिट्री सप्लाईज को तिब्बत के थ्रू जाने दें, पर तिब्बत हेल्ड फास्ट टू इट्स न्यूट्रलिटी. यस, तिब्बत वाज अ न्यूट्रल स्टेट एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एंड इट शोज दैट तिब्बत हैड इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी एज वेल. चाइना तिब्बत को 1950 में इन्वेड करता है और एक मैसिव डिस्ट्रक्शन करता है. अब क्योंकि तिब्बत उस टाइम पे एक आइसोलेटेड प्लेस हुआ करता था, तो ऐसा नहीं था कि उसको किसी और कंट्री की हेल्प या किसी और कंट्री की एड मिल जाती. तो इसीलिए अंडर प्रेशर आकर एक 17 पॉइंट अग्रीमेंट चाइना और तिब्बत मिलके साइन करते हैं, जहाँ पे तिब्बत एक्सेप्ट कर लेता है
कि इट विल बी अ पार्ट ऑफ चाइना बट इट विल मेंटेन इट्स ऑटोनॉमी, इट्स पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, इट्स रिलीजियस ऑटोनॉमी। पर ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, और चाइना का एक सिस्टमैटिक वे में कल्चर को डिस्ट्रॉय करना चलता रहा। 1959 में एक रेबेलियन होता है तिब्बतन्स की तरफ से, जिसको चाइना बहुत बुरी तरह से ऑपरेस करता है और दलाई लामा को इंडिया आना पड़ता है। 1959 में दलाई लामा धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाते हैं, जो कि आज भी ऑपरेट कर रही है। तिब्बतन्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए अपनी फ्रीडम के लिए, और फाइनली 1965 में चाइना तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन बना देता है। पर ये केवल नाम के लिए ऑटोनॉमस रीजन है। इसको समझते हैं क्यों। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो अगर हम हिस्टोरिक तिब्बत की बात करें तो उसमें 3 एरियाज मेन थे, जैसे खाम, आमदो और युत्सांग। हिस्टोरिक तिब्बत इन 3 पार्ट से मिलकर बना है, लेकिन चाइना ने इन्वेड करके आमदो और खाम का बहुत सारा एरिया अपने अंदर एनेक्स कर लिया। अब जो तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन की हम बात करते हैं तो उसमें कुछ एरिया युत्सांग का और एक छोटा सा पोर्शन खाम का आता है। अब समझते हैं कि किस तरह से ऑटोनॉमस रीजन के नाम पे लोगों का ऑपरेशन किया जा रहा है। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। जो तिब्बत की मोस्ट सीनियर पॉलिटिकल पोजीशन है वो हमेशा कोई चाइनीज ही संभालता है। इट हैज नेवर बीन ऑक्यूपाइड बाय एनी तिब्बतन। इंटेंस सर्वेलेंस चलता रहता है, आपकी डेली एक्टिविटीज को तक मॉनिटर किया जाता है। रिसेंटली तिब्बतन एग्जाइल्स, मतलब कि ऐसे लोग जो तिब्बत को छोड़ के और देशों में रह रहे हैं, उनके वीचैट अकाउंट को चाइना ब्लॉक कर देता है। वीचैट एक तरह का कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है, जैसे हमारा व्हाट्सएप होता है। अब ये वीचैट अकाउंट इसलिए ब्लॉक कर दिए जाते हैं ताकि तिब्बतन्स का आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेशन ना हो सके। पीपल आर अरेस्टेड इवन फॉर वेविंग द फ्लैग्स। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए एक्सटेंसिव टॉर्चर यूज किया जाता है, विच इज इन वायलेशन टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कल्चरल और रिलीजियस फ्रीडम की बात करें तो तिब्बतन बुद्धिज्म इज सीन एज अ थ्रेट। दलाई लामा, जिनको कि नोबेल पीस प्राइज तक मिल चुका है, उनको चाइना एक टेररिस्ट मानता है, एंड तिब्बतन बुद्धिज्म इज सीन एज अ थ्रेट। अगर दलाई लामा के इमेजेस या उनके टीचिंग्स को आप सुनते हैं तो भी आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। यहाँ तक कि रिलीजियस मोनास्ट्रीज में जो एक्टिविटीज होती हैं उनको भी मॉनिटर किया जाता है। तिब्बत अपनी लैंग्वेज को भी अपने स्कूल्स में प्रमोट नहीं कर पाते, क्योंकि चाइनीज इज द लैंग्वेज ऑफ ऑल दी स्कूल्स नाउ। सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को जो कि एथनिक चाइनीज है माइग्रेट करके तिब्बत में लाया जा रहा है, और तिब्बत अपने ही एरिया में एक माइनॉरिटी हो चुके हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सारी जॉब्स चाइनीज के पास होती हैं, और तिब्बतन्स को जॉब भी नहीं दिया जाता। Chinese have forced about 2 million Tibetans from their lands to the urban settlements, जहाँ पे उनको socially excluded तो फील होता ही है, उनके पास किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। फ्रीडम ऑफ प्रेस की तो क्या ही बात करें। Any Tibetan who dares to share the information is jailed. Foreign journalists, human rights organizations और diplomats की एंट्री रेयरली अलाउ की जाती है तिब्बत में। पर आखिर तिब्बत चाइना के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? So let's discuss what is the significance of Tibet for China. दोस्तों, सबसे पहला रीजन है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। तिब्बत इज एट द स्ट्रैटेजिक लोकेशन बिकॉज इट शेयर्स बॉर्डर्स विद मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार। तिब्बत चाइना को एक लिंक प्रोवाइड कराता है, उसको कनेक्ट करता है साउथ सेंट्रल एशिया से। दूसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वाटर। तिब्बत इज द सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स। चाइना वांट्स टू एक्सप्लॉइट दिस वाटर बाय बिल्डिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। इनफैक्ट चाइना ने ऑलरेडी बहुत सारे डैम्स इन नदियों पे बना दिए हैं, और वो इनके पानी को डाइवर्ट कर रहा है चाइनीज लोगों के लिए। अब इतने सारे डैम्स अगर क्रिएट हो जाते हैं तो जो डाउनस्ट्रीम एरिया में कंट्रीज होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा थ्रेट में आ जाते हैं, बिकॉज चाइना कैन नाउ कंट्रोल द वाटर। अगला सबसे इम्पोर्टेंट रीजन चाइना के लिए है मिनरल्स। तिब्बत इज रिच इन मैनी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, लिथियम। In fact, Tibet is the only source of chromium for China. Now, this chromium is used as a raw material for making computers or smartphones. Not only this, China's National Petroleum Corporation estimates the oil reserves at 10 billion tons. But do you think all of this exploitation is just a matter of local concern? Not at all. These are all global concerns. क्योंकि चाइना ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है या फिर इन मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, दे कम्स एट अ एनवायरमेंटल कॉस्ट।
China do not follow the environmental standards. Mining, damming, deforestation are leading to the Tibetan glacier melting at a faster rate, contributing to the global warming. And I don't think so global warming is a matter of local concern, is it? तो दोस्तों वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तिब्बत के लोग तो बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं और इसीलिए उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जगह एक मिडिल अप्रोच को अडॉप्ट किया है. They are ready to be a part of China, but they just need some autonomy to practice their religion, to follow their culture, to retain and preserve their culture. और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इंडिया में मिलता है. 60 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं जब तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल धर्मशाला में काम कर रही है. तिब्बतन उनके अलग से सेटलमेंट्स बनाए गए हैं, तिब्बतन के लिए स्कूल्स बनाए गए हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है उसको ये पावर दी गई है कि वो उन स्कूल्स को, उन सेटलमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है. ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से एक देश को अपने देश में इंटीग्रेट करने की जगह उसके कल्चर को कैसे प्रिजर्व किया जाता है. लीगली तो दोस्तों तिब्बत आज भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और चाइना का जो क्लेम है कि क्योंकि तिब्बत और चाइना दोनों मंगोलिया के अंडर थे तो इसीलिए तिब्बत चाइना का पार्ट है, ये बहुत ही बेतुका सा लगता है. और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो ये स्टेप लिया है टू रिकॉग्नाइज तिब्बत एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है. इसी तरह से और देशों को भी अपने अपने डिप्लोमेटिक वे में तिब्बत का स्टैंड लेना चाहिए और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कंसर्न अब लोकल नहीं रहा है. हांगकांग, नेपाल, भूटान, ताइवान, लद्दाख, हर जगह ही तो चाइना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. हम कुछ इश्यूज़ को स्टेट इशूज समझ के या कंट्री के इशूज समझ के छोड़ देते हैं, पर उसका परिणाम आज क्या है हम सब देख रहे हैं. आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंटरनेशनली हर कंट्री को तिब्बत के साथ खड़ा होना चाहिए और तिब्बत को उसकी ऑटोनॉमी दिलानी चाहिए. फ्रीडम इज़ द बेसिक राइट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एवरीवन डिजर्व्स इट. दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए, जागरूक बनिए और बनाइए. थैंक यू.